Assalamu alaikum student mathematics 4024 welcome to maths guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. Students, I hope you all have started practicing past papers. और past paper practice में it is always advised to cover the recent past papers first. अब recent कितने साल के? कम से कम 5 साल के तो आपको recent past papers जो है वो आपकी पहली प्रायोरिटी जो है ना वो recent 5 years होने चाहिए। ठीक है, अगर उसके बाद आपके पास टाइम है तो आप बेशक फिर जो है वो पीछे की तरफ चले जाओ। 10 साल 15 साल जितना आपके पास टाइम है आप सॉल्व करो। लेकिन ये है कि पहले जो है ना वो रीसेंट 5 ईयर्स जो है कम से कम उनकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करनी है और 2 से 3 बार जो है ना वो आपको पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है। अब अगर मैं रीसेंट 5 ईयर्स की बात करता हूँ तो इसमें मई जून भी आ जाता है, अक्टूबर नवंबर भी आ जाता है, वेरिएंट वन भी आ जाता है, वेरिएंट टू भी आ जाता है, तो काफ़ी सारे जो है ना वो पेपर्स आपके पास जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको टाइम लगेगा, मतलब ये इतना आसान नहीं है। पेपर वन है, ठीक है, वेरिएंट वन का, फिर पेपर टू है वेरिएंट वन का, फिर पेपर वन है वेरिएंट टू का, फिर पेपर टू है वेरिएंट टू का। तो ये मई जून में हो गया, फिर ये अक्टूबर नवंबर में भी होगा। तो काफ़ी सारे पेपर जो है ना वो आपके पास जमा हो जाएंगे। तो पहली प्रायोरिटी जो है ना वो 5 सालों को देनी है। उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो जैसे आपके पास टाइम हो आप पीछे जाते रहो। लेकिन कोशिश करो कि कम से कम जो रीसेंट 5 ईयर्स हैं इनके पेपर्स जो है ना वो आप 2 से 3 टाइम ज़रूर सॉल्व करो। ठीक है ना? अच्छा, और टाइमली सॉल्व किया करो। टाइम जो है वो मतलब उसका ख़्याल रखा करो। ये नहीं कि आपने पूरा-पूरा दिन लगा दिया एक पेपर सॉल्व करने में। 2 घंटे का है तो 2 घंटे आपको कांस्टेंट बैठ के उसको सॉल्व करके उठना है। जितना अटेम्प्ट किया है, उसमें से फिर अपने आप को मार्क्स भी दो, चेक करो, अपनी मिस्टेक्स देखो। इससे काफ़ी सारी चीज़ें आप लर्न करते हो और ये चीज़ भी आप देखोगे कि भाई कॉन्सेप्ट तो रिपीट हो रहा होता है, लेकिन जो क्वेश्चन है ना वो रिपीट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो रिपीट हो रहे होते हैं बिल्कुल। तो उससे फिर ये होता है कि तुम्हें लैंग्वेज का अंदाज़ा हो जाता है कि भाई एग्ज़ामिनर जो है वो किस तरह जो है वो मतलब क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ सकता है। क्या-क्या चीज़ें जो है वो हमें बतानी होती हैं। तो ये चीज़ें जो है ना तुम इसी तरह लर्न करते हो पास्ट पेपर प्रैक्टिस से। और अभी मैंने भी जो है इंशाल्लाह इस वीडियो में तुम लोग को थोड़े से क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करवाने हैं। जून 2023 मई जून 2023 का पेपर है ये, ठीक है? और पेपर 1 है, वेरिएंट 1 है। हम लोगों ने ये सॉल्व किया था वर्कशॉप में पेपर, लेकिन कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे, तो वो मैंने सारे जमा किए हुए हैं इंशाल्लाह। मैं कोशिश करता हूँ कि एक या दो वीडियोस में वो सारे क्वेश्चंस जो है ना तुम लोग के साथ एक बार डिस्कस कर लूँ, ताकि ये कॉन्सेप्ट्स जो है ना तुम्हें थोड़े से समझ में आ जाएँ। क्योंकि इस तरह के कॉन्सेप्ट्स ना मैंने काफ़ी देखे हैं, काफ़ी रिपीट होते हैं इस तरह के कॉन्सेप्ट्स। रेशियोज़ हो गया और इंडाइसिस की वर्ड प्रॉब्लम हो गई, तो वो जो सारे छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं पेपर 1 के 2 3 मार्क्स के, तो वो इंशाल्लाह जो है ना मैं कोशिश मैंने की है कि वो सारे जमा किए हैं। और ये सारे क्वेश्चंस जो है ना मई जून 2023 के हैं, पेपर 1 वेरिएंट 1। तो पहला क्वेश्चन जो है ना इसको जल्दी से रीड आउट करते हैं और देखते हैं कि व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। इसके 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के और दोनों पार्ट जो है वो 2-2 मार्क्स के हैं। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। इंशाल्लाह ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी। दिस इज़ मई जून 2023। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरह टाइम टू टाइम जो है ना वो सारे पेपर्स तुम लोग के साथ जो है वो इस तरह उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना जो कंफ्यूजिंग होते हैं थोड़े से, वो तुम लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँ। पहले हम पेपर 1 की बात कर लेंगे, थोड़े से पेपर 1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता पेपर 2 पे आएँगे। आप लोग भी जब प्रैक्टिस करो ना तो पेपर 1 की पहले करना है, 3-4 पेपर 1 सॉल्व करो, उसके बाद फिर आप पेपर 2 में जाना। क्योंकि पेपर 1 में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो थोड़ा-सा रिदम बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि तुमने एक बार पेपर 1 किया, अगली बार पी जो है वो P2 उठा लिया। तो पहले थोड़ा-सा जो है ना वो P1 की प्रैक्टिस करो, क्योंकि P1 थोड़ा-सा टफ हो जाता है क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है। ठीक है? तो P1 थोड़ा-सा जो है वो 4-5 पेपर्स P1 के सॉल्व करो। और इसमें ये होता है कि छोटी-छोटी वर्किंग होती है, मार्क्स भी कम होते हैं। तो थोड़ा-सा ये है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बनेगा, थोड़ा रिदम बनेगा। फिर उसके बाद इंशाल्लाह P2 पे जाना है, क्योंकि P2 में लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, सारे स्ट्रक्चर क्वेश्चंस होते हैं बड़े-बड़े, उसमें वर्किंग भी है, कैलकुलेटर भी है। ठीक है ना? तो ये इस तरह थोड़ा-सा जो है वो मतलब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। रिविज़न साथ-साथ करते रहो। जो टॉपिक छोड़ रहे हो पेपर में, उसको जो है मतलब जो अटेम्प्ट किया है ना उसमें से मार्क्स दो। उसी को टोटल लो जितना अटेम्प्ट किया है तुमने, फिर उसमें से अपने आप को मार्क्स दो। और फिर जो नहीं अटेम्प्ट करते वो पेपर खत्म करने के बाद फिर उस टॉपिक को थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लिया, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चले गए। ठीक है? तो दैट वाज़ जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तुम सब ऐसे ही कर रहे होगे। थोड़ा-सा ये है कि चीज़ों को जो है ना थोड़ा-सा सिस्टमैटिक करो, थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ करो, क्योंकि नाउ द टाइम इज़ नियर। आहिस्ता-आहिस्ता टाइम जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। इंशाल्लाह रमज़ान आ जाएँगे और फिर रमज़ान के बाद जो है वो 1 ही महीना तुम्हारे पास होगा, उसके बाद तुम्हारे पेपर स्टार्ट हो जाएँगे। तो अब जो है ना ये टाइम आ गया है कि जब थोड़ा-सा ये चीज़ों पे जो है ना
चीज़ें जो है वो बड़ी आसान सी हैं, मतलब आपको पता ही है, बड़ी जनरल सी चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि हम लोग इन पे कभी गौर नहीं करते। अभी तक तो ये था कि सिलेबस पे था सारा फोकस, अब ये है कि थोड़ा सा ब्रश अप करना है चीज़ों को, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, तो अब ये सारी माइनर डिटेल्स जो है ना, इन पे थोड़ा सा फोकस रखना है अब। ठीक है ना? तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रोप इज कट इनटू 3 पीसेस विद लेंथ्स इन द रेशियो ऑफ 3:5:4। ठीक है? हमसे ये बोला जा रहा है कि एक रोप है, उसको 3 पीसेस में कट किया जा रहा है, और जो तीनों पीसेस की लेंथ है ना, वो रेशियो की फॉर्म में हमें गिवन है 3:5:4। ठीक है? हमसे कह रहा है द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस ऑफ रोप इज 180 सेंटीमीटर। कह रहा है वो जो आपने अभी रोप को 3 पार्ट्स में कट किया था ना, उसमें जो शॉर्टेस्ट पीस है ना रोप का, उसकी लेंथ आ रही है 180 सेंटीमीटर। तो शॉर्टेस्ट लेंथ का मतलब शॉर्टेस्ट रेशियो। तो शॉर्टेस्ट रेशियो कौन सा है? 3, 5 और 4 में 3 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको इस तरह लिख लें कि हमारे जो थ्री पार्ट्स हैं, थ्री पार्ट्स जो हैं वो 180 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसने ऐसे ही बोला है ना, उसने हमें बोला है कि जो शॉर्टेस्ट पीस की लेंथ है दैट इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर। तो हमने कहा कि भाई तीन पीसेस जो हैं वो 180 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वन पीस जो है वो हमारा कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वन पीस का, दैट विल बी इक्वल्स टू 60। वो तो ऐसे ही अंडरस्टूड है। ठीक है ना? लेकिन फिर भी ये कि वर्किंग अगर मांगते हो तो वर्किंग ऐसे हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? x विल बी इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया। अच्छा, ये मुझे नहीं फाइंड करना था, मैंने तो बस ऐसी अंदाजे से एक बस क्वेश्चन को पढ़ के मैंने कहा गया चलो एक पार्ट तो फाइंड करते हैं कि एक पार्ट है कितने का। तो हमारा जो एक पार्ट है ना वो आ रहा है 60 का। सही है। अब ये इसने क्या पूछा है, अब जरा क्वेश्चन को देखते हैं कि भाई ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज आस्किंग अस फाइंड द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द लॉन्गेस्ट पीस ऑफ रोप। ठीक है, शॉर्टेस्ट तो 180 हो गया। अब शॉर्टेस्ट के लिए हमने शॉर्टेस्ट रेशियो यूज किया था, लॉन्गेस्ट के लिए चूंकि हमें अब एक पार्ट पता चल गया ना, वन पार्ट इज इक्वल टू 60 है, तो मैं इसको वैसे भी कर सकता हूँ कि भाई जब एक पार्ट 60 के बराबर है, एक पार्ट 60 सेंटीमीटर के बराबर है, तो लॉन्गेस्ट पीस निकालने के लिए व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रेशियो? 5। तो 5 कितने के बराबर हो जाएगा? अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर ली हमने। ठीक है ना? यहाँ से ये चला गया, यहाँ से ये हो गया, तो हमें x की वैल्यू पता चल गई। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 60 मल्टीप्लाई बाय 5 आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया 6 5 30, और एक जीरो और आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया दैट इज इक्वल्स टू 300। और चूंकि उसने सेंटीमीटर में बोला था तो मैंने उसको सेंटीमीटर में ही दे दिया। सही है ना? तो ये हमारे पास जो है वो एक्स की वैल्यू हो गई, समझो इस तरह लिख लिया। अगर तुम्हें वर्किंग करनी है, बस डायरेक्ट प्रोपोर्शन किया, रेशियो तुम्हें पता है, रेशियो को तो हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, उसने मुझे ये बोला था कि भाई एक रोप जो है ना वो थ्री पीसेस में कट हुई है, और उसके जो रेशियोज थे वो गिवन थे 3:5:4। कह रहा था कि जो सबसे छोटा पीस है ना, द शॉर्टेस्ट पीस ऑफ रोप जो है ना वो 180 सेंटीमीटर का है। तो मैंने देखा कि भाई शॉर्टेस्ट रेशियो कितना है, शॉर्टेस्ट रेशियो है 3। तो थ्री पार्ट जो है ना वो 180 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वन पार्ट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? उसी तरह मैंने जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लिया, तो वन पार्ट जो है ना वो 60 के बराबर था। तो अब अगर वन पार्ट 60 के बराबर है तो मुझे क्या फाइंड करना है? आई हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट पीस ऑफ रोप। तो लॉन्गेस्ट पीस का मतलब है सबसे बड़ा रेशियो। तो मैंने जो है वो वन पार्ट अगर 60 का है, तो फाइव पार्ट्स कितने के होंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल्स टू एक्स, और एक्स की वैल्यू आ गई 300। तो 300 इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पीस ऑफ रोप। तो अब मेरे पास जो है वो शॉर्टेस्ट पीस भी आ गया 180। ठीक है, और मेरे पास जो है वो लॉन्गेस्ट पीस भी आ गया 300। एक पीस रह गया बस 4 वाला, हो सकता है वो मुझसे नेक्स्ट पार्ट में पूछ ले। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द रोप। तो उसका मतलब ये हो गया कि भाई पहला पार्ट तो मेरे पास जो शॉर्टेस्ट है वो हो गया 180। ठीक है, और जो लॉन्गेस्ट था वो हो गया 300। अब ये 4 वाला भी मैं जल्दी से फाइंड आउट कर लेता हूँ सिंपल। मुझे पता है कि वन पार्ट जो है वो 60 के बराबर है, तो मैंने यहाँ इस तरह लिख लिया कि भाई वन पार्ट जो है वो 60 सेंटीमीटर के बराबर था। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर पार्ट्स कितने के हो जाएंगे, तो फोर पार्ट्स यहाँ पे लिख लिया, एक्स यहाँ पे लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। तो x मल्टीप्लाई बाय वन विल बी x। इसका मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल्स टू, जब मैं 60 को 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 6 4 सा 24, तो ये हो जाएगा 240। ठीक है ना? तो यहाँ मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख लेता हूँ 240, ताकि मुझे ऐड करने में आसानी हो जाए।
अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू फाइंड द टोटल लेंथ। अब ये याद रखना कि सब के सब ये किस में है, ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर। अब जल्दी से इनको ऐड कर लेता हूँ। जब मैं इनको ऐड करूंगा तो प्लस ज़ीरो यहाँ ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। 8 + 0 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, 2 इधर आ गया, 1 यहाँ पे चला गया, और ये 1 + 1 2 हो गया, 3 4 5 6 7, तो 720 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द रोप। ये टोटल लेंथ आ गई रोप की। लेकिन चूंकि उसने मुझे बोला था कि भाई आई हैव टू फाइंड माई आंसर इन मीटर्स, तो अब मुझे ये चीज़ पता है कि भाई 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। जब 1 मीटर 100 सेंटीमीटर्स के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 720 सेंटीमीटर्स का पता लगाना है कि 720 सेंटीमीटर्स जो है वो कितने मीटर्स के बराबर होंगे, ठीक है ना। तो ये हम जो अपना क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका है, ये हम हर जगह यूज़ कर लेते हैं। तो मैं जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर आएगा, x इज इक्वल्स टू 720 डिवाइडेड बाय 100। 720 डिवाइडेड बाय 100 हो गया, और आपको पता है कि 720 डिवाइड बाय 100 का मतलब है डेसिमल दो प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 7.2 मीटर्स। दैट इज माय फाइनल आंसर। ये जो है मैंने फाइंड कर ली टोटल लेंथ ऑफ द रोप इन मीटर्स। ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, रेशियोज की फॉर्म में सब चीज़ें गिवन थी, बस उसने ये बता दिया कि भाई शॉर्टेस्ट पीस ऑफ रोप 180 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से मैंने रेशियो पिक किया, मैंने कहा भाई जब तीन पार्ट जो हैं वो 180 सेंटीमीटर के बराबर होंगे तो एक पार्ट कितने का होगा, तो 180/3 हो गया, 60 का आ गया। और जब एक पार्ट 60 का है तो मुझे क्या फाइंड करना था, आई हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट पीस ऑफ रोप। तो लॉन्गेस्ट पीस का मतलब है सबसे बड़ा रेशियो 5 का, 160 के बराबर है तो 5 कितने के बराबर होगा, सिंपल है, 5 को 60 से मल्टीप्लाई किया, 300 सेंटीमीटर। और फिर लास्ट पार्ट में उसने कहा फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द रोप। तो दो तो मैं निकाल ही चुका था, थ्री वाला मुझे पता था 180, और जो फाइव वाला है वो मैंने निकाल लिया था 300 सेंटीमीटर, फोर वाला रह गया था बस। तो फोर को मैंने जो है वो फाइंड आउट कर लिया कि जब वन पार्ट 60 के बराबर है तो फोर कितने के बराबर होगा, तो वो आ गया 240। सबको ऐड किया, 720 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन उसने मुझे बोला था गिव योर आंसर इन मीटर्स, तो मैंने अपने 720 सेंटीमीटर्स को 100 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ गया दैट इज 7.2 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा भाई, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अली कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द कंप्यूटर गेम्स ही प्लेस। आउट ऑफ द फर्स्ट 6 गेम्स अली विंस 4, आउट ऑफ द फर्स्ट 20 गेम्स अली विंस 13। Use these results to find the best estimate for the probability that Ali will not win the next computer game he plays. अच्छा, अब यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हुई थी कि ये जो आउट ऑफ द फर्स्ट 6 गेम्स हैं, ये और आउट ऑफ द फर्स्ट 20 गेम्स है, मतलब ये दोनों जो है ना वो कंटिन्यूटी में है। मतलब उसने जो है वो हमें ये बताया कि अली जो है ना वो अपने कंप्यूटर गेम्स का रिकॉर्ड रख रहा है। जब उसने 6 गेम्स खेल लिए ना, फर्स्ट 6 गेम्स पे वो आ गया, उसने 6 गेम्स खेल लिए, तो उसने देखा कि भाई मैं जो है ना 4 जीता हूँ और 2 हारा हूँ। अच्छा, अब वो खेलता रहा खेलता रहा खेलता रहा और गेम्स खेलता रहा, जब वो 20 जो है गेम्स तक पहुंच गया, तो उसने देखा कि भाई वो जो है ना 13 गेम्स जीता है, और मतलब वो 7 हार गया है। तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि अब इन इस जो मैंने आपको जो ऊपर रिजल्ट दिया है इसको यूज करो, और मुझे बताओ कि व्हाट इज द बेस्ट एस्टिमेट फॉर द प्रोबेबिलिटी दैट अली विल नॉट विन द नेक्स्ट कंप्यूटर गेम ही प्लेस। अब नेक्स्ट का मतलब क्या होगा, 21 हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है ना आउट ऑफ द फर्स्ट 20 गेम्स, तो अगला गेम मतलब 21 हो जाएगा। तो 21 की जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालने के लिए मैं रीसेंट वाला डाटा यूज करूंगा, मैं ये वाला नहीं जाऊंगा, ये तो फर्स्ट 6 गेम्स की है, ठीक है ना। तो फर्स्ट 6 गेम्स की है, उसके बाद 20, अब उसने 14 गेम्स और खेल लिए हैं, तो अब वो 20 गेम्स खेल चुका है, तो अब वो 21 गेम खेलना चाह रहा है। तो इसका मतलब है कि मैं ये वाली प्रोबेबिलिटी जो है ना, जो रीसेंट प्रोबेबिलिटी है उसको यूज करूंगा। अब ये कह रहा है आउट ऑफ द फर्स्ट 20 गेम्स अली विंस 13, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई अगर मैं विन की प्रोबेबिलिटी निकालूं, ठीक है, जैसे मैं लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ अली विनिंग, तो दैट विल भी कितना हो जाएगा, भाई कितने गेम्स जीता है, 13 जीता है, कितने में से जीता, 20 में से।
लेकिन मुझे यहाँ ये नहीं निकालनी, मुझे यहाँ निकालनी है दैट अली विल नॉट। तो मुझे पता है जब भी नॉट वाली प्रोबेबिलिटी होती है ना, मैं वन में से माइनस कर देता हूँ। तो बस मुझे अब कुछ नहीं करना, मुझे इस पूरी प्रोबेबिलिटी को वन में से माइनस कर देना है। ठीक है, तो बस सिंपल हो जाएगी, ख़त्म। 20 एलसीएम ले लेता हूँ। जब मैं 20 एलसीएम ले लूँगा तो ये हो जाएगा 20/20। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/20। तो मेरा जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 7/20। So 7/20 is the probability that Ali will not win the next computer game he plays। एक मार्क का था। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ करने के लिए नहीं था, इसने बोल्ड भी करके दिखाया हुआ है नॉट। ठीक है, तो नॉट का मतलब समझ लो, जब भी नॉट की प्रोबेबिलिटी होती है आप वन में से सब्ट्रैक्ट कर देते हो। तो हमने ये देखा था कि भाई विन की प्रोबेबिलिटी उसने दी हुई थी 13/20। तो चूंकि नॉट की बात की इसने, तो मैंने 13/20 को वन में से सब्ट्रैक्ट कर लिया, एलसीएम लिया। सिंपल जो है वो 20 आ गया एलसीएम। और 20 के बाद जो है 20 माइनस 13 7, तो 7/20 इज द फाइनल आंसर। अगला पार्ट देख लो जल्दी से। स्पिनर इज स्पन एन टाइम्स। ठीक है, एक स्पिनर को उसने घुमाया एन टाइम्स। मतलब एन का मतलब ये हो गया कि उसने टोटल टाइम्स जो है वो एन है, मतलब एन टाइम्स उसने घुमाया है। और वो कह रहा है कि द स्पिनर लैंड्स ऑन रेड 14 टाइम्स। ठीक है, रेड पे जो उसने लैंडिंग की है वो 14 टाइम्स की है आउट ऑफ दीज एन टाइम्स। एन कितना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। आगे हमें कह रहा है द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पिनर लैंडिंग ऑन रेड इज 0.2। अच्छा, अब ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बेसिकली रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द टोटल फ्रीक्वेंसी। तो अब यहाँ जो है वो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मैं आर एफ लिख लेता हूँ। ठीक है ना, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई? जिस चीज़ की भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है तो वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और उसको मैं डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कर देता हूँ। टोटल फ्रीक्वेंसी के लिए मैं टी एफ लिख लेता हूँ। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है मेरे पास, हाँ है, इसने दी हुई है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.2। ये 0.2 आ गया इसकी जगह पे। क्या मेरे पास फ्रीक्वेंसी है? हाँ है, बिल्कुल है। कितनी है? उसने मुझे बताया कि भाई रेड पे लैंड करने की फ्रीक्वेंसी जो है वो 14 टाइम्स है। एंड व्हाट इज द टोटल फ्रीक्वेंसी? कितनी बार मैंने स्पिनर घुमाया, तो वो एन हो गया। अब मुझे एन की वैल्यू चाहिए, तो एन यहाँ चला जाएगा, 0.2 इधर आ जाएगा। तो एन विल बी इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय 0.2। और 0.2 का मतलब ये है कि मैं इसको 2/10 लिख सकता हूँ। या मैं सिंपल एक काम ये कर सकता हूँ कि मैं दोनों को जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। ऊपर भी 10 से, नीचे भी 10 से, है ना? ये ज़्यादा आसान है। यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करा दिया, और यहाँ भी जो है वो मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा दिया। ये हो जाएगा 140/2। और 140/2 जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 70। ये सब बगैर कैलकुलेटर के करना है ना, तो इसलिए ये सारी चीज़ें भी जो है ना हमें आनी चाहिए। तो 140/2 हो गया। मैंने इस डेसिमल को जो है वो होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। एक डेसिमल प्लेस था इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया 140। 140/2 इज 70। अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो जो स्केल ड्राइंग्स होती है ना, उसका क्वेश्चन है, रीड करते हैं जल्दी से। ऑन अ मैप द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन लेंटन एंड मिंगफील्ड इज 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन, मैप पे डिस्टेंस जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है। और जो एक्चुअल डिस्टेंस है ना, दैट इज 9 किलोमीटर्स। आपसे कह रहा है फाइंड द स्केल ऑफ द मैप इन द फॉर्म ऑफ 1:n। 1:n वाली फॉर्म याद है? 1:n वाली फॉर्म में वी हैव टू मेक द यूनिट सेम फर्स्ट, और उसके बाद फिर हमें वन बनाना होता है। तो अब यहाँ जो है वो हमारे पास है किलोमीटर और सेंटीमीटर। तो पहले ज़रा थोड़ा सा ये कन्वर्जन देखते हैं कि 1 किलोमीटर, अब मैं डायरेक्ट सेंटीमीटर में नहीं जा रहा, पहले मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो 1 किलोमीटर विल बी इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। ठीक है, तो मैंने पहले यहाँ ये लिख लिया, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। अच्छा, उसके बाद फिर 1 मीटर कितने के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर्स के। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 जीरोज आ जाएंगे। ऐसे ही है ना, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स।
तो अब किलोमीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको देख के मैं ये कर सकता हूँ कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा सिंपल। तो ये 5 जीरोस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 और इसके साथ 5 जीरोस, 1 2 3 4 5, एंड दिस कम सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर आ गया। ठीक है ना? तो ये मैंने जो है वो फाइंड आउट कर लिया कि भाई 1 किलोमीटर जो है ना, ये 100,000 सेंटीमीटर्स के बराबर है। तो अब मैं जल्दी से क्या करता हूँ, इस वाले किलोमीटर को कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 4.5। ठीक है, 4.5 हो गया सेंटीमीटर, और फिर ये रेशियो। अब ये 9 किलोमीटर है, तो इसका मतलब है कि 9 को 100,000 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो ये बन जाएगा 900,000। ऐसे ही है। ठीक है भाई, 900 हो गया, और फिर उसके बाद 3 जीरोस और आ गए, 1 2 एंड 3, और फिर यूनिट इसका सेंटीमीटर में हो गया। अब यूनिट सेम हो गया, तो नाउ आई हैव टू मेक वन। अब यहाँ वन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू डिवाइड बाय 4.5 ऑन बोथ द साइड। तो यहाँ भी 4.5 से डिवाइड कर देता हूँ, और यहाँ भी जो है वो 4.5 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये तो वन बन जाएगा। ठीक है, ये वन हो गया। अब यूनिट हटा दो, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो गए दोनों। अच्छा, अब मुझे इसको डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने के लिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं इसको इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पहले से 5 जीरोज हैं, एक और आ गया, और यहाँ नीचे जो है वो 45 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है 45 टू सा होता है 90, 45 टाइम्स 1 इज 45, और 45 टू सा 90 हो जाएगा। तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 2 आएगा, और उसके साथ 1 2 3 4 5 जीरोस आ जाएंगे। तो दैट विल बी माई आंसर। बस इसमें याद रखना 200,000 आ गया ना, हाँ 200,000 आ गया। इसमें बस याद रखना, फर्स्ट यू हैव टू मेक द यूनिट सेम। पहले आप यूनिट सेम कर लेते हो, उसके बाद जो है वो यू हैव टू मेक वन ओवर हेयर, तो सेम नंबर जो भी है उससे डिवाइड कर देते हैं दोनों साइडों पे। बस ये है कि कैलकुलेटर नहीं होता, तो यू हैव टू डू दिस ऑल बाय योरसेल्फ, पूरी वर्किंग शो करनी पड़ती है, और फिर इसको डिवाइड करना पड़ता है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? 1:n की फॉर्म में, 1:200,000। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ मेंसुरेशन। एरिया ऑफ सेक्टर हमें गिवन है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर हमें कितना गिवन है? हमें एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। हमें इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंस एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है, तो हम इसी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था? एक्स अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 होता था ना, यहाँ एक्स है तो एक्स अपॉन 360, एंड देन मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो गया। अब चूंकि हमें एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है, तो हम इसको इक्वेट कर देंगे उसी एरिया से जो कि हमें गिवन है। क्या गिवन है? 30 पाई। अब चूंकि ये पेपर वन है, तो पाई की वैल्यू तो यूज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पाई तो कैंसिल हो रहा है। पाई दोनों साइडों पे है, पाई यहाँ भी है, तो पाई से पाई को कैंसिल कर दो। अच्छा, अब रेडियस क्या पुट करना है? रेडियस पुट करना है, रेडियस है हमारे पास 20। तो इस तरह समझ लो कि मैं जो है वो 360 को भी शिफ्ट कर देता हूँ दूसरी साइड पे पहले। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स मल्टीप्लाई बाय 20 स्क्वायर। सही है। बारी बारी मैं चीज़ों को शिफ्ट करता रहता हूँ। यहाँ 30 था पहले से, अभी मैं इसको जो है वो पहले सबको शिफ्ट करूँगा, फिर कटिंग करूँगा। और ये 360 वहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 360 हो गया। और अब पता है कि 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। तो अब ये 400 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो मैं पहले सब कुछ शिफ्ट करता हूँ, उसके बाद मैं जो है वो आराम से कटिंग करूँगा। तो दिस विल बी 360, और ये मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड हो गया। अब जल्दी से जीरो कट कर दो। ठीक है, ये वाला ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो कट हो गया, ये वाला ज़ीरो इससे कट हो गया, और 4 टाइम्स 1 इज़ 4,
और 4 9 36। ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, 9 टाइम्स 3 इज 27।